चौद राजलोक के बारे में जाना। कल 14 राजलोक, उसमें 7 राजलोक ऊपर देवलोक में, 7 राजलोक नीचे में। देखिए अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, आपको शायद ऐसे पिक्चर दिखेगा। कल मैंने बताया है आप सबके पास ये पिक्चर है, इसलिए अगर कुछ कम दिखे तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप सबको मैंने भेज दिया हुआ है। ये जो 14 राजलोक है वो 14 राजलोक में बराबर ये मध्य में जो आपको एक लाइन दिख रही है, मध्य में जो है वो है त्रस नाड़ी, जो बराबर मध्य में है। अभी मैं शेयरिंग कर रही हूँ, कुछ मिनट के लिए सबकी एंट्री रुक जाएगी। एक बार मुझे आपको स्क्रीन शेयर करना है, प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, थोड़ा डिटेल से बता दूंगी। देखो ये दिख रहा है, खाली कोई एक हाँ बोल दीजिए बस। अब ये एक स्क्वायर के बीच में है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये जो बराबर ये यहां से लेके यहां तक का जो एक ही काला पट्टा है ना, उसको त्रस नाड़ी बोला गया है। ये त्रस नाड़ी है। हाँ बोलो। पूरा नलाकार है, जो पूरा नलाकार हाँ बस गोली नली है। जैसे आप हमारे जो घर के अंदर पानी आना या कचरा जाना, ये जो पाइप होती है ना गोलाई में, भूंगली जैसा बड़ा, ये यहाँ तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन वो पूरा गोलाकार नली आकार की है, उसको त्रस नाड़ी बोला गया है। ये सारे 14 राजलोक में जितने भी जीव होते हैं ना, ये पूरे 14 राजलोक में ये एरिया है, ये एरिया है, वो सारे में जीव नहीं रहते, वहां पे सिर्फ निगोद के गोले होते, निगोद के गोले। लेकिन जीव जो हरफर मतलब घूम सकते हैं, त्रस जीव सारे त्रस नाड़ी के अंदर मिले। सारे त्रस जीव, जैसे कि देवलोक के त्रस है, पंचेंद्रिय है, त्रस जीव है, ये सारे देवलोक के जो भी विमान है, जो भी सारे है, अच्छा उसके अंदर रहे हुए देव, फिर ये यहाँ पे ये मेरू है, वो जम्बू का है, उसके आजू बाजू में 2.5 द्वीप, उसके आजू बाजू में आपने ये सुना होगा जो स्वयंभू रमण समुद्र है लास्ट, वहां तक पूरा एक रज्जू की त्रस नाड़ी मिलेगी। स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्य द्वीप समुद्र है, वो सारा एरिया ये एक त्रस नाड़ी के अंदर ही है। ये हम त्रस नाड़ी के मामले में जानेंगे। आप में से किसी ने कल क्वेश्चन किया था, मैंने बोला अभी तक हुआ ही नहीं है। त्रस नाड़ी में बहुत सारा डिटेल आएगा, धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी जानेंगे। ये जो त्रस नाड़ी है, यहीं पे ही ये त्रस जीव, त्रस का नाम ही है त्रस, नाड़ी भी त्रस है तो जीव भी वहीं पे त्रस ही घूमेंगे, इसके लिए वही त्रस नाड़ी शब्द है। बाकी जीव बाहर है, बाकी के एरिया में आपको, ये एरिया में जीव है, वो निगोद के गोले, वो त्रस नहीं है, वो अपने आप घूम नहीं सकते। ये त्रस नाड़ी में सिर्फ वही जीव है जो अपने आप घूम सकते हैं। त्रस नाड़ी के कोई भी देव या मनुष्य त्रस नाड़ी छोड़ के उसके बाहर उंगली तक नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये बात समझेंगे धीरे धीरे। आपको थोड़ा सा जैसे जैसे सिद्धांत आए ना, हम वो सिद्धांत के हिसाब से ही बात को समझेंगे। तो ये आई त्रस नाड़ी, और त्रस नाड़ी के हिसाब से हम उसको जानेंगे। अभी मैं आपको ये त्रस नाड़ी वाला विवेचन मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आज ये कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज ज्यादा डिटेल से मिल पाए। देखो 14 राजलोक रूप विश्व व्यवस्था आप पढ़ सकते हो ना। अभी मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आप वो बड़े अक्षर में पढ़ पाओ। अनंत आलोक के बीच में लोक स्थित है, या नीचे से ऊपर 14 राजलोक प्रमाण। ये पूरा चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 14 राजलोक तथा लंबाई में 7 राज चौड़ा है ना, और 7 रज्जू जितना चौड़ा है। 14 राजलोक ऊपर से नीचे है और 7 रज्जू जितना वो ऐसे चौड़ाई में। राज रज्जु एक प्रकार का क्षेत्र प्रमाण है। इसको रज्जु का मतलब है एक माप, जैसे हम किलोमीटर मीटर ऐसे मापते हैं ना, ऐसे ही योजन, योजन से आगे फिर ये रज्जु जाएगा।
आगमों की भाषा में असंख्यात कोटा कोटि मतलब 1 करोड़ को आप 1 करोड़ से गिनो, उतने योजन को एक रज्जू माना गया है। एक उपमा द्वारा अगर इसको समझे, मतलब एक रज्जू का वजन कैसे हुआ, एक रज्जू का माप कैसे आएगा, हम नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 3,81,27,970 मण, इतने मण वजन, ये मण है, किलो या 2 किलो नहीं, इतने मण वजन का एक भार होता है। इतने मण का एक भार, उसको 1000 से गुनो तो 1000 भार प्रमाण लोखंड के गोले को, आप सोच लो कितना भारी होगा। उतने बड़े गोले को कोई देव ऊपर से नीचे अगर फेंकता है, अगर कोई देव उसको ऊपर से नीचे फेंकता है, अगर कोई देव ऐसे गोले को ऊपर से नीचे फेंकता है तो उस गोले को पृथ्वी पर आते आते 6 महीना, 6 दिन, 6 प्रहर, 6 घड़ी और 6 समय लगता है। सारे 6 के मल्टीप्लीकेशन में अगर इतना बड़ा भारी गोले को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो 6 महीना, 6 दिन, 6 प्रहर, 6 घड़ी और 6 समय तक जमीन पे पहुंचेगा। ठीक है। अब दूसरी रीत से एक निमेष मात्र में, निमेष मात्र मतलब आपकी आंख पलक का एक पलकारा, उतने में कोई महर्द्विक देव मतलब कोई शक्तिशाली देव 1 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र का उल्लंघन करे। एक आंख के पलकारे में वो इतना क्षेत्र उल्लंघन करे तो वह देव उसी गति से 6 महीने तक जितना वो क्षेत्र को स्पर्श करता रहे ना, तब वो एक राजलोक बनता है, एक रज्जू, है ना। समझ में आ रही है ना। हमारे पास तो 14 राजलोक है, तो आप सोचो कि 14 राजलोक को उसको स्पर्श करने में कितना समय जाएगा। उतने समय के प्रमाण को, उतने मल्टीपल के समय में इतने योजन प्रमाण को वो स्पर्श कर सकता है। ठीक है। अब इसके और आगे हम जाएंगे। यह समग्र विश्व 14 राजलोकमय है, जिसमें अभी मैं बोल रही हूँ, सुनो अगर नहीं पढ़ पाओ तो, जिसमें देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंच तथा मोक्ष आदि संपूर्ण दुनिया आ जाती है। इस चीज को आपको समझना है कि बराबर ये 14 राजलोक के बीच में ही देव भी आ गए, नारकी भी आ गई, मनुष्य भी आ गए, तिर्यंच भी आ गए और सिद्धशिला यानी मोक्ष जाने का रास्ता भी आ गया। और ये पांचों चीज ये त्रस नाड़ी के अंदर ही है। एक और बात सुनो, ये पांचों चीज त्रस नाड़ी के अंदर, त्रस जीव तो उतने में ही रहेंगे, चाहे 7वां नारकी, चाहे कितना बड़ा 14 राजलोक के नाप का क्यों ना हो, लेकिन वहां पे 7वीं नारकी के जीव आपको सिर्फ एक रज्जू की त्रस नाड़ी में ही मिलेंगे। आगे चलो। 14 राजलोक के 3 विभाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ये तो हमने कल देख लिया। अब इतनी चीज मैंने आपको बताई है, एक मिनट 2 मिनट के लिए आप लोग बातचीत चालू कर सकते हो। क्या आपको इसमें कोई क्वेश्चन है? बताओ मुझे। आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, ये समझने के नाप में कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई किलोमीटर समझ ले योजन को, बस ये इतना माप होता है कि उसको मल्टीपल करने के बाद हम ये बता ही नहीं सकेंगे कि ये कितना किलोमीटर हुआ या कितना माइल हुआ या क्या हुआ। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। मेरू की तलेटी से नीचे, अब हम बराबर मध्य के मेरू की बात करेंगे। आपको जो उसमें मध्य में मेरू दिखाई दिया, उसके तलेटी के एकदम नीचे 1000 योजन तक नीचे जाना है। 1000 योजन नीचे आप जाओगे जमीन के नीचे, तब वहां 8 रुचक प्रदेश है, 8 रुचक प्रदेश, और वो बराबर समभूतल है, मतलब समान लेवल पे है, इसलिए उसको समभूतला कहा है। वो पृथ्वी को ही समभूतला कहा है। समभूतला पृथ्वी पे ही 8 रुचक प्रदेश है और उसी के आधार से ऊंचाई और नीचाई आदि मापी जाती है। आप ये बोलोगे ऊंचाई और नीचाई मापने का बराबर मध्य बिंदु कौन सा है? तो ऊंचाई 14 राजलोक की ऊंचाई और नीचाई या ऊंडाई या चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ नापने के लिए ये 8 रुचक प्रदेश जहां पर स्थित है वो समभूतल पृथ्वी से उसको गिना जाता है। हमारी ये पृथ्वी वो पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी के नीचे भी आप जैसे डेप्थ में जाओगे ना, उसके बाद समभूतल पृथ्वी आएगी।
ठीक है, हम जो जमीन पे पैर रख के खड़े ना, वो समभूतल पृथ्वी नहीं। अब आगे के पेज पे हम जाएंगे। इसी पेज को आज समझना है पूरा समभूतला से। अब आपने जान लिया समभूतला कहाँ है। समभूतला से 900 योजन ऊपर, इस समभूतला पृथ्वी से बराबर 900 योजन ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहा है। ठीक है, समभूतला अब आपको मैं ये बता दूं, देखो मेरू पर्वत नीचे जमीन में 1000 योजन गड़ा हुआ है, तो 1000 योजन के 100 योजन ऊपर ही ये 8 रुचक प्रदेश है ना। जो जमीन के नीचे के 1000 है ना, उसमें से नीचे के 100 छोड़ दो। 100 योजन छोड़ने के बाद ये आएगा 8 रुचक प्रदेश। तो वहां से लेके 900 योजन के ऊपर आप आओगे, मतलब मेरू आ गया। 900 योजन के ऊपर से मेरू शुरू हो गया, तो मेरू शुरू ऊपर होते ही ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू हो गया, जिसमें देवों का निवास होता है, जहां अनुक्रम से सौधर्मादि 12 देवलोक और उसी के अंतर्गत 3 किल्बिषक देव और 9 लोकांतिक देवों का वास है। ये चीज हम डिटेल से जाएंगे बाद में। आप सिर्फ अभी ये जानो कि जो देवलोक का जो निवास है, वहीं से ही किल्बिषक देव और 9 लोकांतिक देवों का स्थान आ जाता है। उसके ऊपर 9 ग्रेवेयक और उसके भी ऊपर 5 अनुत्तरवासी देवों के विमान है, जो मैंने आपको कल बता दिए थे पिक्चर में। तथा सबसे ऊपर 45 लाख योजन प्रमाण लंबी और चौड़ी 8 योजन की ऊंचाई, मतलब वो जो सिद्धशिला है ना, वो 45 लाख योजन चौड़ी है ऐसे, और 8 योजन जाड़ी है, ऐसी सिद्धशिला है। और लोकांत पर सिद्ध भगवान विराजमान है। ये सारा टॉपिक डिटेल से हम जाएंगे। इस तरह ऊर्ध्वलोक की लंबाई 7 राजलोक में थोड़ी कम प्रमाण है। चलो अभी एक बार में ये सारी चीज आपको बता देती हूँ। पिक्चर को ले जाके देखिए, ये पिक्चर आ गया आपका। देखो, जो आपने पढ़ा, ये जो मेरू था वो मेरू पर्वत ये है। अब ये मेरू पर्वत के बराबर नीचे, मेरू पर्वत तो 1 लाख योजन का है, उसमें से 99,000 जमीन के ऊपर है और 1000 नीचे जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, जो हमारी जो पृथ्वी है ना उसके नीचे। तो जो नीचे 1000 योजन गड़ा है, उसी में नीचे बराबर मेरू की हमारी ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी वहां से नीचे 900 योजन जाओगे तब आपको 8 रुचक प्रदेश मिलेगी। बराबर उसके नीचे 100 योजन जाओगे, उसके बाद समभूतल पृथ्वी मिलेगी। फिर हम ऊपर आएंगे, ये मेरू आ गया। जैसे ये जमीन शुरू हो गई और ये मेरू खत्म होते ही 1 लाख योजन खत्म होते ही ये देवलोक शुरू हो गया। देवलोक शुरू होने के बाद ये पहला देवलोक, ये दूसरा देवलोक, उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये 5वां, ये 6ठा, एक के ऊपर नीचे। देखो ये दोनों आसपास है, 1 2 3 4 बाजू बाजू में। 5वां और 6ठा एक दूसरे के ऊपर। फिर 7 और 8 देवलोक। उसके बाद आएगा 9 10 11 12, वो ऐसे 4 आएंगे। ये एक ही स्क्वायर में 4 आएंगे। उसके बाद ये 9 आ गए ग्रेवेयक। उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान। ये सब आपके 14 राजलोक के अंदर है। एक बात समझना, ये लोक में है, ये सारी चीज लोक में है। अब आओ लोकांत, मतलब लोक खत्म हो गया, और यहाँ पिक्चर में ऐसा बताया है, लेकिन लोकांत खत्म होते ही देखो ये टच नहीं हो रही है। यहाँ पे सिद्धशिला ये अनुत्तर विमान को टच नहीं हो रही है। जैसे ये 5 अनुत्तर विमान खत्म हो गए, हमारा लोक खत्म हो गया। उसके बाद लोक के ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के लोकांत के ऊपर बाहर निकल के 45 लाख योजन चौड़ी सिद्धशिला है, और उसी सिद्धशिला में सभी सिद्ध गति के देव, जो यहाँ से मोक्ष हो गए, वो वहीं जाएंगे। तो सिद्ध गति के देव या सिद्धशिला लोक को स्पर्श नहीं करती। ये पिक्चर में ऐसा है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये लोक को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, आपने जो इतनी चीज समझ ली, उसका भी डिस्क्रिप्शन हो गया है, क्योंकि ये आज का लेसन समझना ज्यादा है, और अगर आपको ये समझ में ना आए ना तो मुश्किल हो सकती है। जैसे जैसे आगे डिटेल आ जाएगी आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि हमारे और उनके जीवों में ये मोक्ष के जीव हैं, वो वापस नहीं आने वाले। ये लोक में, ये लोक को छोड़कर बाहर निकल चुके हैं।
ठीक है। हाँ, वो लोक कर छोड़ के अगर वो लोक के अंदर ही रहेंगे तो वो तो वापस आ जाएंगे फिर। तो मतलब आलोक में है वो? नहीं नहीं, आलोक तो उसके बाद आएगा। वो आपको है ना, जैसे लोकांत आएगा वो अभी नहीं आएगा, वो आपको बाद में आएगा, क्योंकि बाकी डिटेल समझ लोगे ना उसके बाद। लोकांत क्या है पता है, मैं बताऊं। पूर्व लोकांत चरमांत, मतलब लोक की पूर्व दिशा का चरम अंत, लास्ट। फिर ऐसे ही पश्चिम का चरम अंत, ऐसे ही दक्षिण का चरम अंत। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक। वो क्या है, वो लोकांत की डिटेल में जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, एक एक अभी त्रसनाड़ी पढ़ रहे हो, तो त्रसनाड़ी का महत्व क्या हुआ, तो जो जीव त्रस है, जो आ जा सकते हैं, जो चल सकते हैं, वही त्रसनाड़ी के अंदर रहेंगे। अब सिद्ध गति के जीव को तो वापस उनको यहां से निकल के दूसरी योनि में जाके जन्म तो लेना नहीं है, तो वो त्रसनाड़ी के अंदर तो रह ही नहीं सकते। ओके। जो अनुत्तर देव में, अनुत्तर देव विमान में जो भी देव हैं, उनको तो अभी अगले जन्म में, उसमें भी सर्वार्थ सिद्ध वाले नीचे के देव भी तो अभी भी कभी भी हो सकता है उनको एक दो भव करना पड़े। लेकिन जो पांचवा अनुत्तर सर्वार्थ सिद्ध है, जो सबसे ऊपर है, उनको तो दूसरे ही भव में मोक्ष है, तो उनको तो जाना पड़ेगा ना, जन्म लेना पड़ेगा ना मनुष्य रूप में। हाँ, वो तो देना पड़ेगा। हाँ, तो बस यही समझना है, जो जन्म लेने वाले हैं ना, वही त्रसनाड़ी के अंदर, और वही 14 राजलोक के अंदर। त्रसनाड़ी ही 14 राजलोक में। तो जो अब जन्म नहीं लेंगे, उनको त्रसनाड़ी छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, और उनको 14 राजलोक छोड़ के भी बाहर जाना पड़ेगा। तो वो 14 राजलोक में नहीं है सिर्फ। हाँ, बस 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 बस, उसके लिए हम आगे करेंगे डिटेल से। अभी कोई डिस्प्यूट में मत जाना कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? आगे आएगा आपको, तो आपको हर एक टॉपिक इसमें, अपने जैनिज्म के हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो इसके अभी एक बात इतना आप खाली मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि सिद्ध गति के जीव अभी त्रस नहीं है, वो वहां से मूव भी नहीं हो सकते। अभी त्रस तो नहीं है। हाँ, बस बस, तो त्रस नहीं है ना, इसलिए वो त्रस नाड़ी में नहीं आएंगे। ठीक है? और त्रसनाड़ी में 5 ऊपर के सभी 12 देवलोक, फिर 9 ग्रैवेयक, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान, वो जो सारा देवलोक है, वहां पे जो त्रस जीव है वही आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। यही कारण है कि त्रसनाड़ी में जो जीव को दूसरा भव लेना बाकी है वही रह सकते हैं। उसके अलावा जिनका मोक्ष हो चुका है वो यहाँ नहीं रह सकते। ये सिद्धांत है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है किसी को? ये समझ में आ गया? संभूतला वो भी डिटेल से आएगा, सारी चीज डिटेल से। अभी आप सिर्फ ऊपर की मोटी मोटी बात जानो कि संभूतला कहाँ है, तो वो मेरू के बराबर 1000 योजन नीचे है। 8 रुचक प्रदेश, वो तो बहुत महत्व के है, उसके ऊपर तो इतना डिटेल ज्यादा हमको जानना है कि पूछो नहीं, क्योंकि वही 8 रुचक प्रदेश है जो हमारे आत्मा के, हमारे शरीर के अंदर भी है। मतलब जो जीव भव्य है उनके भी 8 रुचक प्रदेश होते हैं। और जब जो जीव समुद्घात करते हैं ना, केवली समुद्घात, मैं अभी बता देती हूँ उसका 8 रुचक प्रदेश का महत्व क्या है। जो जीव केवली समुद्घात करेंगे वो अपने ही 8 रुचक, वो अपनी आत्मा के जो 8 रुचक प्रदेश है उसको ले जाके मेरू पर्वत जितना अपना शरीर बनाएंगे, और मेरू के नीचे जो 8 रुचक प्रदेश है, अपने रुचक प्रदेश को उसके ऊपर लेकर रखेंगे। और इस प्रकार से ही वो सारे कर्मों को अपना शरीर 14 राजलोक में फैलाकर जहां जहां उनको कर्म भोगना है उसको खत्म करेंगे। ये होता है केवली समुद्घात। और केवली समुद्घात के वक्त ये रुचक प्रदेश मेरू के भी यूज होते हैं, काम में आते हैं। और वो जो जीव केवली होने जा रहा है, जो केवली समुद्घात कर रहा है, उसके भी 8 रुचक प्रदेश काम में आते हैं। ओके, तो 8 रुचक प्रदेश का आगे कुछ आएगा डिटेल, वो हम आगे जान लेंगे। अभी और कोई क्वेश्चन है? किसी और को क्वेश्चन है प्लीज? तो मैं अभी नीचे नारकी शुरू कर दूं? ठीक है, चलो अभी मैं प्रेजेंटेशन में जा रही हूं। अगर कोई आए ना, तो आवाज आए तो मुझे आप बताओगे कि किसी को एंट्री लेनी है, ठीक है? क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन में होती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि कोई अंदर बाहर वेट कर रहा है।
देखिए अभी आपको कुछ इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ाई दे रहा होगा। अभी हम अधोलोक की बात करेंगे। एक बार अधोलोक का हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। संभूतला से 900 योजन ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। अब हम आएंगे मध्य तिरछा लोक। मध्य लोक मतलब कि तिरछा लोक। अब मध्य लोक क्या है, तो जो मेरु के आसपास ऊर्ध्वलोक देवलोक है, अधोलोक है वो नारकी है। बराबर उसके बीच में जो ये मैंने आपको बोला था ना कि जम्बू से लेके स्वयंभू रमण समुद्र तक का जो पूरा, वो भी बहुत असंख्य योजन है, वो उसका भी कोई नाप नहीं है। वो जो है वो है मध्य लोक, मतलब तिरछा लोक। उसका नाम मध्य लोक भी है और तिरछा लोक भी है। अब आगे हम चलेंगे। मध्य लोक तिरछा लोक वह संभूतला से 900 योजन ऊपर नीचे का मिला के 1800 योजन वाला विस्तार वाला और तिरछा असंख्य योजन तक फैला हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि संभूतला नीचे से 900 योजन ऊपर, मेरू पर्वत की शुरुआत आ गई, और मेरू से ऊपर के 900 योजन बराबर वही मध्य लोक है। मेरू से हमारी ये जमीन है ना, अभी की पृथ्वी, मैं समझाऊं आपको, अभी की पृथ्वी है ना, वहां से नीचे 900 योजन जाओ जहां रोचक प्रदेश आएंगे, और हमारी पृथ्वी से ऊपर 900 योजन जाओ, तो वो आपका 1800 योजन तिरछा लोक हुआ। और उस तिरछा लोक में असंख्य योजन तक तिरछा मतलब साइड में, जैसा आप अपने दो बाहें को फैलाओ तो साइड हो गई ना आपकी, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो वो असंख्य योजन तक फैला हुआ है। ऊपर 900 योजन, नीचे 900 योजन, मतलब 1800 योजन तिरछा लोक ऊपर और नीचे है, लेकिन साइड में वो असंख्य योजन तक फैला हुआ है। इस मध्य लोक में सबसे बीच में मेरू पर्वत, और फिर उसके फिरते द्विगुण मतलब डबल विस्तार वाले लवण समुद्र आदि असंख्य द्वीप समुद्र है। इसको भी हम बाद में समझेंगे, पिक्चर से भी समझेंगे। आपको अभी ये समझना है कि बराबर मध्य में है जम्बू, उसके बाद 2.5 द्वीप जाएंगे, और वो द्वीप जम्बू से लेके, जम्बू 1 लाख है, उसके बाद सारे उसके डबल योजन के द्वीप समुद्र होंगे। उसमें भी मात्र 2.5 द्वीप में ही मनुष्य का जन्म मरण होता है। ये सारे सिद्धांत है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं आएगी। मनुष्य मात्र 2.5 द्वीप के अंदर ही जन्म लेंगे। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य उंगली तक नहीं निकाल सकता। देव आ सकता है, जा सकता है। आपको ये पता हो, नंदीश्वर द्वीप 2.5 द्वीप के बाहर है, और हमारे सभी परमात्माओं के जब भी जन्म कल्याणक और सब कल्याणक होते हैं, तब देवता नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं और अष्टांगिका महोत्सव करते हैं। तो हम सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य का जन्म मरण होता है, और उसके बाहर मात्र तिर्यंच का ही वसवाट होता है। वहां तिर्यंच मिलेगा, तिर्यंच तो आपको स्वयंभू रमण समुद्र तक मिलेगा। स्वयंभू रमण समुद्र तो वो तो 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य योजन तक है, वहां पे 1,000 योजन बड़े बड़े मत्स्य है। स्वयंभू रमण समुद्र में 1,000 योजन, मतलब जो हमारी ये जो पृथ्वी है ना 6 खंड वाली, वो डबल करो, उतना बड़ा एक ही मत्स्य माछला, इतना बड़ा, वो उसकी आयु असंख्यात। आप सोच लो, अब उसका मरने के बाद ये जीव, ये मत्स्य 1,000 योजन वाला बड़ा मत्स्य मरने के बाद सीधे 7वीं नरकी में जाता है। स्वयंभू रमण योजन के समुद्र में ऐसे जन्मे, क्योंकि उनको आहार, कितना ज्यादा आहार करना हो गया। इतने वर्षों तक वो जैसा आहार करेंगे, इतना ज्यादा आहार करेंगे मत्स्य का, मत्स्य को ही खाना है, तो इतने उन लोगों को वो पाप भोगने के लिए 7वीं नरकी में भी लंबा समय जाएगा। वहां उसका आयुष्य यहाँ भी ज्यादा, और वहां भी आयुष्य लंबा और ज्यादा। ठीक है, उसके लिए भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ज्योतिष चक्र देखिए, ये सारे शब्द व्यंतर, वाण व्यंतर, ज्योतिष चक्र, व्यंतर, वाण व्यंतर,
तिर्यंग जृंभकादि देव, ये सारे देवों की जाति है, वो भी हम डिटेल से बाद में करेंगे, क्योंकि ज्योतिष, वैमानिक देव, फिर व्यंतर देव, वाणव्यंतर देव और किल्बिषक देव, ये चार जिसको तिर्यक जृंभकादि देवों को कहा जाता है, उसका निवास भी मध्यलोक में ही है। ये सारे देव यहीं पे रहते हैं। अब उसके ऊपर के जो वैमानिक देव आए ना, वो सब ऊपर, व्यंतर, वाणव्यंतर और तिर्यक जुम्बक जो देव है वही मध्यलोक में रहेंगे, और उसके ऊपर के जो 12 देवलोक के देव है वो सारे वैमानिक देव है, वो ऊर्ध्वलोक में है। अब हम आगे पढ़ेंगे। समपुतला से 900 योजन नीचे 7 राजलोक से कुछ अधिक प्रमाण वाला अधोलोक है, जो हमने ये देखा था ना, इसमें नीचे की पृथ्वी देखो, ये नीचे मध्यलोक आ गया, ये बॉर्डर। अब नीचे आप जाओ जाओ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 नरक पृथ्वी, वो सातों के सातों आपकी नरक पृथ्वी हुई। 14 राजलोक के बराबर मध्य समपुतला से 7 नरकी आई हुई है, तथा उसमें ही भवनपति वगैरह देव भी रहते हैं। आपने ये जाना होगा, भवनपति इंद्र भी है, जो आज हम धर्णेन्द्र देव जिनको मानते हैं ना, धर्णेन्द्र देव, पद्मावती माता और धर्णेन्द्र देव, वो भवनपति देव है, और उनका स्थान देवलोक में ऊपर नहीं है, वो नीचे है। भवनपति देव कहाँ पे है? तो वो नरक, पहली नारकी के ऊपर भवनपति के आवास होते हैं, उसी के अंदर। तो धर्णेन्द्र भवनपति देव है, चमरेंद्र भवनपति देव है, बलीन्द्र भवनपति देव है, ये सारा हम पढ़ेंगे बाद में। 64 इंद्रों के बारे में हर एक की डिटेल को हम पढ़ेंगे। आगे चलेंगे। 14 राजलोक के बराबर मध्य भाग में त्रसनाड़ी आई हुई है, जो मैंने पहले बताया वो बराबर 14 राजलोक के। अब यहाँ वापस ये पिक्चर देखो, ये 14 राजलोक है, बराबर मध्य में ये त्रसनाड़ी, ऊपर से लेके नीचे तक वो लंबाई में, त्रसनाड़ी लंबाई में 14 राजलोक है। यहाँ से शुरू होगी, नीचे तक रहेगी। ये 14 नंबर है ना, साथ में देखो साइड में 7 ये और 7 ये, 7 + 7 14। 14 राजलोक लंबी। त्रसनाड़ी का नाप कैसे बोलोगे आप? त्रसनाड़ी 14 राजलोक लंबी और 1 रज्जू चौड़ी है। ये चौड़ी मात्र 1 रज्जू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चौड़ाई है ना उसकी भूंगला गोल, वो 1 रज्जू है, लेकिन ऊपर से नीचे तक वो 14 रज्जू लंबी। ठीक है, तो 14 राजलोक लंबी है त्रसनाड़ी। और देखो यहाँ आप देखोगे वह त्रसनाड़ी 1 राज चौड़ी और 14 राज लंबी। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी स्वरूप सर्व जीवों का निवास। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक सारे आ गए। जो चार गति है ना हमारी, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंच गति, ये सभी चारों की चारों गति रूप सर्व त्रस जीवों का निवास इस त्रस नाड़ी में हो सकता है। उसमें ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें ही हो सकता है। त्रस नाड़ी के बाहर ये 4 गति त्रस नाड़ी के बाहर मौजूद नहीं है, क्योंकि त्रस नाड़ी के बाहर तो केवल स्थावर जीव है का ही निवास हो सकता है। अब वो स्थावर जीव कहाँ रहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये स्थावर जीव कहाँ रहेंगे उसके लिए भी हम जानेंगे। देखो जैसे ये आप 14 राजलोक आपने देखा, तो बराबर बीच में त्रस नाड़ी। अब उसके बाद वाला ये जो एरिया है ना ब्लू कलर का, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, त्रस नाड़ी छोड़ के बाकी का एरिया जो ये यहां से ये आकार में जाता है, यहाँ पे स्थावर जीव है, क्योंकि आलोक में तो वो भी नहीं है। ये त्रसनाड़ी, ये लोक और ये अलोक, समझ में आ रहा है? ये त्रसनाड़ी, ये लोक और ये अलोक। तो त्रसनाड़ी को छोड़ के जो बाकी का लोक का एरिया है, यहाँ भी और यहाँ नीचे भी, नीचे के एरिया में भी, वो सारे एरिया में आपको निगोद के गोले भरे हुए मिलेंगे और उसी में सिर्फ स्थावर जीव रहेंगे। जब वो उसका भी डिटेल से टॉपिक आएगा तब मैं उसका भी पिक्चर आपको बताऊंगी। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि त्रसनाड़ी के बाहर जो भी जीव है वो सारे स्थावर है, केवल स्थावर जीव का ही निवास है, लेकिन ये लोक में है। ठीक है, लोक छोड़ के आगे सिद्धशिला में, सिद्ध गति में आएंगे तो तब उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपका नीचे का विवरण हुआ। ये मध्य लोक, ये मेरू पर्वत, देखिए ये मेरू पर्वत बराबर मध्य में, ये मेरू है। मेरू के नीचे ये पूरा
आपको डिटेल में ये जो एरिया है ना, ये मेरू है। ये मेरू के नीचे का जो एरिया है, जमीन के नीचे बराबर 900 योजन मेरू के नीचे, और 900 योजन वो छोड़ने के बाद नरक शुरू होती है। पहली नारकी, ये बीजी नार, दूसरी नारकी, फिर ये तीसरी नारकी, ये चौथी नारकी, ये पांचवी, छठी और ये सातवीं नारकी। और सातवीं नारकी में भी ये नरक चाहे इतनी लंबी है, यहाँ भी एरिया है, यहाँ भी एरिया है, लेकिन नरक के जीव कहाँ रहेंगे? सिर्फ इतने एरिया में, त्रस में ही रहेंगे। ये त्रस नाड़ी को छोड़ के जीव बाहर नहीं जाएंगे। बराबर? तो ये आपका 14 राजलोक, उसमें त्रस जीव कहाँ रहेंगे, कौन कौन से जीव रहेंगे, कौन कौन संभूतला के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। संभूतला पृथ्वी जो हम रह रहे हैं वो संभूतला नहीं है। अभी आप जो जमीन के ऊपर पैर रख रहे हो वो संभूतला नहीं है, बराबर उसके नीचे 1000 योजन और हमारे यहाँ से कम है, लेकिन मेरू के नीचे 1000 योजन है। वो भी हम बाद में ही समझेंगे, आप अभी कुछ नहीं समझ पाओगे। पूरी डिटेल आपको जब तक आपका पूरा जम्बू द्वीप खत्म नहीं होगा, अभी सिर्फ जानो। मैंने आपको इसलिए पहले ही बोला है कि आपको पहले जानना पड़ेगा, दूसरे बाद में ही एप्लीकेशन होगा। जब आप पूरा जम्बू का एरिया समझ लो कि क्यों, पता है द्वीप ऐसा है। देखो मैं एक बार फिर भी आपको समझा लेती हूँ, क्वेश्चन किया है तो। द्वीप ऐसा है, उल्टा रखा हुआ, उल्टा रखा हुआ तवा। तो यहां से आप अब, और सीधी जमीन ऐसी आएगी तो यहां से तो डेप्थ कम हो जाएगी, यहां से ज्यादा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप छाता खोलो कि आप छाता को जमीन पे रखो, बीच का डंडा निकाल दो। आप छाते में से बीच का डंडा निकाल दो और बाकी का पूरा जो छत्ता है उसको खोलो, तो बीच में से नीचे जगह ज्यादा है और किनारे से कितनी जगह है? हाँ। बहुत कम है। तो हमारे भरत क्षेत्र से नीचे तो वैताडय पर्वत सिर्फ 5 योजन ही जमीन में गड़ा हुआ है। वैताडय पर्वत सिर्फ 5 योजन ही जमीन में गड़ा हुआ है। इसके आगे आप जाओगे 7 क्षेत्र में, जो बीच वाले क्षेत्र है, जैसे हमारे ये छोड़ने के बाद आएगा आपका लघु हिमवन, वो नीचे से 50 योजन गड़ा हुआ है। उसके बाद वाला 100 योजन गड़ा हुआ है, उसके बाद वाला निषद 400 योजन गड़ा हुआ है, और सीधा मेरू 1000 योजन गड़ा हुआ है। वो आपका तंबू हुआ कि नहीं हुआ, छाता हुआ कि नहीं? हर जगह से आपको कम गड़ा हुआ मिलेगा। हाँ। तो नीचे की जमीन तो लेवल में है। अब यहाँ अगर हमारा भरत क्षेत्र है, कोने में एक, उसके कोने में भरत है, तो यहाँ से नीचे संभूतल तो खाली 5 योजन ही नीचे आई ना। यहाँ के पर्वत के नीचे 50 योजन आई। अच्छा। फिर यहाँ के पर्वत के नीचे 100 योजन, उसके बाद निषद के 400 योजन, फिर 1000 योजन, उसके बाद वापस 400 योजन, फिर वापस 100, फिर वापस 50 और फिर वापस 5। तो छाता हुआ ना, उल्टा रखा हुआ है। हाँ। बस, तो ये समझ में आ गया। तो हम तो ये जानेंगे मेरू के नीचे बराबर 1000 योजन नीचे संभूतला है, भरत के नीचे 5 योजन नीचे संभूतला मिल जाएगा। अच्छा, आप समझ में। हाँ, क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छा हुआ। आपको जब भी लगे मुझे थोड़ा शायद जल्दी है, लेकिन मन में प्रश्न नहीं रहना चाहिए, आप तुरंत बता देना, क्योंकि प्रश्न का निराकरण होगा ना, नहीं तो आपको सब्जेक्ट ही बोरिंग लगने हो जाएगा। नहीं, समझ में आ गया। हाँ, बस। तो हम क्या कर रहे हैं पता है? हम तो इसी को ही, जो बाहर पड़ी है उसको ही जमीन मान लेते हैं। आपको ये पता होगा कि हम अपनी पृथ्वी के नीचे देखोगे ना, तो आप नीचे मेट्रो स्टेशन तक, 5-5 माल के मेट्रो स्टेशन तक बन रहे हैं हमारी ये रोड के नीचे, जमीन के नीचे। और 250 फुट खोदते हैं ना, उसके बाद पानी निकलता है। तो आप ये सोचो कि 250 फुट तक की जमीन है, उसके नीचे पानी है, उसके नीचे और कोई खनिज द्रव्य है, और कितना है, उसके बाद ये नारकी वारकी सब शुरू होगी। तो हमारे 5 योजन तो आए ही नहीं, तो मेरू के नीचे 1000 योजन कितना डीप होगा? हाँ, है ना? तो अब पिक्चर क्लियर होगा। मेरू के नीचे जो 1000 योजन गड़ा हुआ है, उसमें से 900 योजन नीचे जाओ, उसके बाद 8 रुचक प्रदेश है। मैं आपको कल परसों जब उसका टॉपिक आएगा तब उसका पिक्चर भी बताऊंगी, आप चिंता मत करो। आप सिर्फ इतना सोचो कि मेरू के 900 योजन नीचे रुचक प्रदेश, आपको अभी इतना ही याद रखना है बस। ओके। और उसके नीचे और 100 योजन जाएंगे, क्योंकि रुचक के नीचे भी जमीन तो होगी ना। लास्ट तो रुचक रह नहीं सकते, है ना? तो
समभुतला से 100 योजन जमीन, उसके ऊपर 8 रुचक प्रदेश, उसके ऊपर 900 योजन, उसके बाद मेरू पर्वत। अच्छा। क्लैरिटी हो गई? हाँ, हो गई। बस अभी कोई और क्वेश्चन हो तो बोलो। जी मुझे समझ में तो आ रहा है हाँ। बिंदुबेन, लेकिन एक बात ये समझनी है बेसिक ये जो आप चीजें बता रही है, जो नरक है, हाँ समभुतला जमीन है, तो वो अपनी पृथ्वी के नीचे ही है। तो हाँ। मतलब जम्बूद्वीप अपनी पृथ्वी ही हो गई, अपनी पृथ्वी पे ही जम्बूद्वीप हो गया। अभी आपने ये जैसे समझा है ना, अब वापस मैं आपको पिक्चर में लेके जा रही हूँ। मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ, जी ठीक है? आपका यही क्वेश्चन मैं समझाऊंगी अभी। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया, कि ये 2.5 लाख योजन जो अड़ीद्वीप है ना, मेरू के बाद के जो अड़ीद्वीप है ना, 2.5 लाख योजन, ये पूरा ये त्रसनाडी के अंदर आ गया, ये मैंने बताया बराबर। जी जी। तो जो 2.5 लाख योजन है वही त्रसनाडी है, बराबर उसके नीचे नीचे ही नरक पृथ्वी है। समझ में आया? तो जो आप नारकी देखोगे ना, पहली नारकी, वो भी 2.5 लाख योजन, एक रज्जु त्रस नाड़ी के नाप की है। दूसरी नारकी में देखो इतना पोषण बाहर निकला है, लेकिन जीव कहाँ रहेंगे? यहां से लेके यहां तक बस एक रज्जु में ही रहेंगे। तो दूसरी नारकी के जो भी नरक है ना, वो भी हमारे नीचे ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कहना है कि जो हमारा पृथ्वी का गोला है, हाँ हाँ। तो वो गोले के बाद शुरू होती है नरक, गोले के अंदर से नहीं। मैं ये अभी मैं एक बात समझाऊं आपको। देखो, एक बात मैं समझाती हूँ। हमारे कल के वापस पिक्चर में हमारा पृथ्वी गोला है ना, आपको पहले तो यही क्लियर करना है। 1 मिनट रुको आप। देखो, आपने पृथ्वी को गोला बना दिया है, बराबर? बराबर। आपको है ना उसको गोला नहीं समझना है। गोला तो है ही, जम्बूद्वीप कैसे गोल है, जी। लेकिन हम वहां से सिर्फ ये कॉर्नर पे है। हम जो जिस हमारे ये 6 खंड है ना, ये सारे 6 खंड का है। जैसे ये अमेरिका है, जैसे मैंने कल आपको बताया, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका नीचे, बराबर। आप बराबर उसको मध्य से पूरा वेताढेर पर्वत जो हिमालयन रेंज है हमारे पास, हमारे यहाँ हिमालयन रेंज है। अलास्का, आपको पता है अलास्का जो डिवाइड करता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। ऐसे ही इस तरफ आओगे फ्यूजियामा, जो ऊपर के जापान के एरिया को अलग करता है, नीचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करता है। और बराबर वही मध्य में हिमालयन रेंज है। आपको यहां से लेके यहां अर्धचंद्राकार पूरी रेंज मिलेगी, जो हमारी ये 6 खंड को डिवीजन करती है। और इसको है ना आपको पूरा ऐसे ही जमीन पे समझना है। बस आप अभी इतना ही समझो। आपको सिर्फ उसको गोला बना के हवा में नहीं समझना है। आपको धीरे धीरे सारी चीज क्लियर होती जाए। क्योंकि क्या है पता है, परमात्मा ने हमको जमीन ऐसे ही बताई। अब ऐसे क्यों समझनी है ना, वो डिटेल जब तक आप पूरा जम्बूद्वीप जानोगे ना, उसके बाद करेंगे। मैंने आपको पहले ही दिन बोला है कि आप पहले परमात्मा की बताई हुई जमीन जानो, उसके बाद हम अपने जो आज की जो भूगोल पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे। अब जब तक परमात्मा की बताई हुई पूरी जमीन नहीं जानोगे, आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे उसको? दोनों की अगर हमें तुलना करनी है तो हमें दोनों को पूरा जानना पड़ेगा या नहीं? बराबर। आपने वो जाना ही नहीं है। और अब ये 6 खंड है ना, परमात्मा ने क्या बताया है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, वो बात जानो। पूरा जम्बूद्वीप है, उससे 190वां भाग, आप 190 करो जम्बूद्वीप को, 1 लाख योजन है जम्बूद्वीप, बराबर? उसका 190वां भाग है ना, वो हमारी ये 6 खंड की पृथ्वी है। अब हमारी पृथ्वी से आपको बाजू की पृथ्वी भी दिखाई दे रही है क्या? 189वीं पृथ्वी भी हम देख सकते हैं क्या हमारी ये 6 खंड की पृथ्वी से? नहीं। हाँ, फिर हम कैसे उसको जज करेंगे, सोचो आप। तो ये ऐसे क्यों लगा के रखनी है, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगी, जरूर दे दूंगी। लेकिन पहले आप जम्बूद्वीप को समझो।
समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ 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 हाँ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब इसके भी जवाब हम ढूंढेंगे, ढूंढोगे आप तो और मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही हम समझ पाएंगे कि देखो अभी क्या हो रहा है पता है, पूरा आपको एक दो चार इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। अभी तो आप हम लोग श्रावक तो छोड़ो, कभी कभी कोई सर टीचर और महात्माओं को भी ये शंका है कि पृथ्वी तो हवा में ही लटक रही है, तो क्या परमात्मा की कही हुई बातें आज सच दिखाई दे रही है क्या? मुझे वही पूछना था कि पृथ्वी हवा में है तो वो नारक वगैरह वो पृथ्वी खत्म होने के बाद शुरू होती है। आपको ये एक बात बता दूं मैं, पूरा 14 राजलोक की हवा में। अच्छा, क्यों पता है? मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, चारों तरफ अलोकाकाश से बीच में एक छोटा सा मध्य बिंदु है, वो 14 राजलोक। हाँ बताया था। तो आप तो पूरे हवा में हुए कि नहीं? 14 राजलोक खुद ही हवा में, क्योंकि 14 राजलोक के एक बिंदु जैसा हुआ पूरी पृथ्वी में। जी। तो ऊपर का भाग देखो, मैं अभी पिक्चर के साथ बताती हूँ, रुको, क्लियर हो जाएगा आपको। आपके सारे प्रश्न देखो, ये 14 राजलोक है, चारों तरफ अलोकाकाश है। यहाँ से जितना है ना, इस तरफ उतना ही ऊपर नीचे है अलोकाकाश। तो ये 14 राजलोक हवा में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, सब हवा में हुआ। 14 नरक वरक सब हवा में आ गई, हम भी हवा में आ गए, सब हवा में आ गए। सारे 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, सारे द्वीप समुद्र सब हवा में। बाहर की हवा घूमती नहीं है ना, इसलिए हम स्टेबल है। समझ रहे हो मेरी बात? बाहर ये यहाँ की हवा है ना, घूमती नहीं है, यहाँ षड्द्रव्य नहीं है, धर्मासिका अधर्मासिका नहीं है, इसलिए कुछ नहीं घूमता, स्टेबल है सब स्टेबल है। अब वो स्टेबल है तो पृथ्वी स्टेबल ही लगेगी ना फिर। सही। आप इतना सोचो कि हम सिर्फ 6 खंड को जानते हैं, वो 190वां भाग है, तो हमको बाकी की पृथ्वी जाननी है या नहीं जाननी है? हाँ। बस, तो परमात्मा ने कहा है तो कुछ तो सही होगा। बहुत कुछ सही होगा। बस ये विश्वास चाहिए मुझे। ये विश्वास मिल गया ना, तो आप इसी पृथ्वी को हवा में नहीं जमीन पे कल मानोगे। मैं उसके कारण दूंगी आपको, जो कारण मेरे समझ में आए वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है? थैंक यू। ठीक है, हाँ। और कोई प्रश्न हो तो पूछो। और किसी को कोई प्रश्न हुआ है? ये आपका पहला चैप्टर अभी खत्म हो गया, त्रस नाड़ी का क्वेश्चन था ना, इसलिए आपने पूछा। देखो मैंने है ना, आज एक दो और आपकी ये बुक ही बन के आ जाएगी। आपको चाहिए तो बुक ही मिल जाएगी, लेकिन अभी तो आपको चाहिए, इसलिए मैंने ये देखो, आप पढ़ सकते हो आप। हाँ पढ़ सकते हैं, ये टाइम बहुत क्लियर है। बस तो ये प्रश्न मैंने हाफ पेज रख दिए, प्रश्नोत्तरी बड़ा करके। फिर ये सारे जो 10 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आगे के भी आपको, जैसे ये 14 राजलोक वैशाख संस्थान स्थित, तो वो भी आपको मिल जाएगा। देखो है ना, ये सारे मैंने आपको पेज इस हिसाब से रखे कि आपको कुछ समझ में आ जाए। देखो आपको यहाँ भी पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ सकते हो ना, तो व्हाट्सएप पे बड़ा करके आप जरूर पढ़ पाओगे, लैपटॉप पे तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, और जल्दी हो जाएगी बुक। आप जब, क्योंकि आप फॉरेन रहते हो उनको, लेकिन इंडिया में रहते हो उनको तो मिल ही सकती है ना जल्दी, तो आप वो चिंता मत करना बिल्कुल। और जैसे जैसे ठीक लगे, आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया है, आपको लगे तो आप उसके आंसर लिखते जाओ। जरूर पड़े तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ भी सकते हो, मैं आप सबको जवाब दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना। आप ये मत सोचना कि हम टीचर को कैसे पूछ सकते हैं। तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आप पीडीएफ ईमेल कर सकते हैं? मैंने महाराज जी को बोला है, महाराज साहब को, वो आज भेजने वाले थे लेकिन आया नहीं, पीडीएफ ही पूरा फर्स्ट चैप्टर, लेकिन मेरे तक पहुंचा नहीं, इसलिए मैंने ये आधा फोटो करके रखा। आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ, नो वरी। अच्छा, नो वरी, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट, ये एक ही सब्जेक्ट है ना, 250 पेज का है। अब वो पूरा तो पीडीएफ जाएगा नहीं, हाँ पूरा तो ईमेल होगा नहीं, तो उसमें से जैसे जैसे चैप्टर जाएंगे ऐसे ऐसे आपको महात्मा उसकी पीडीएफ करके भेज देंगे। अच्छा, ठीक है, मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं, मिल जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद मिल जाएगा। जैसे शुरू करेंगे तभी पता चलेगा ना कि इसको कैसे हमको आगे बढ़ाना है।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। आपको और कोई भी प्रश्न हो तो बताओ। ये 10 सवाल है, आपको 5 या 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन, कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन से नहीं लिखना। अगर कोई लिखना चाहे वेल एंड गुड, मैं मना भी नहीं करूंगी, लेकिन चाहिए नहीं, आप कम भी करोगे तो चलेगा। देखो ये पाठ नंबर 2 है, उसकी आप शुरुआत कर लो। इसके लिए मैंने ये भेज दिया है। इसमें अब जो हमने अभी पढ़ा था ना, उसी में हम डीप में जाएंगे और डीप में जाएंगे कि भी कैसे इसका यथार्थ स्वरूप समझे, कैसे इसको हम आगे संभूतल की आप क्या क्या पढ़ोगे तो लोक की त्रिगुणात्मक स्थिति, उसका त्रिगुणात्मक स्वरूप, ये 3 गुण क्या है वो पढ़ेंगे हम। 14 रज्जु की बॉर्डर पढ़ेंगे, सीमा, ये सारी चीज आप आगे पढ़ोगे। जो मैंने अभी चरमांत बोला ना वो, ठीक है। फिर सारा एक एक नरक में हम डीप में जाएंगे। सॉरी बीच में आपको मैं इंटरप्ट। हाँ बोलो बोलो, बिंदास बोलो। अभी पे कुछ मैसेज है हाँ कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई जयश्री बेन चौकसी है, दक्षा परीख है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ तो उन लोगों को हाँ कुछ अभी तो ये क्या चीज़ करूं हो रहा है। मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं क्या कर महाराज सकती साहिब हूँ भी बोलो। शायद स्क्रीन पे आना चाहते हैं, लेकिन हाँ तो वो देरी से आए। देखिए एक बात, अभी मैं आप लोग हैं, आप लोग जितने हो इतना समझ लो, ठीक है। मैं अभी बंद करके मीटिंग जयश्री बेन चौकसी बोल रहे हैं। हमने पहले असंख्य द्वीप समुद्र, अरे असंख्य अनंत आलोक देखा। हमने सबसे पहले अनंत आलोक जाना। अनंत आलोक जानने के बाद हम 14 राजलोक में आए। अब 14 राजलोक में आपने 3 विभाग देखे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब ये 3 विभाग देखने के बाद हम अभी 2.5 द्वीप में जाएंगे। 2.5 द्वीप से आगे आगे तिरछा लोक, जो असंख्य योजन तिरछा लोक है, असंख्य द्वीप समुद्र, उसके मामले में जानेंगे। उसके बाद हम 2.5 द्वीप में को जानेंगे। 2.5 द्वीप के अंदर बाद हम जम्बू द्वीप में आएंगे। जम्बू द्वीप में आने के बाद हम जैन भूगोल विज्ञान शुरू करेंगे। बराबर? जी जी हाँ, तब तक आप ऐसे, मुझे पता है कैसे जाएंगे, आप चिंता मत करना कि भाई आज मैंने ये लिया है, अभी जैन ब्रह्मांड विज्ञान ही ले रहे हैं तो बीच में कभी भी मैं जैन काल विज्ञान ले सकती हूँ या फिर मैं जैन भूगोल विज्ञान भी ले सकती हूँ। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी कि कल मैं ये लेक्चर लेने वाली हूँ, मैं ये पीरियड ये सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगी। आप चाहो तो जब भी रख ले तो एक दिन पहले उसकी तैयारी कर सकते हो। जो पेज रखू उसको आप पढ़ सकते हो, वो पिक्चर पढ़ सकते हो, आपके दिमाग में उसको डाल सकते हो। उसमें जो लिखी हुई बात है ना, उसको तो आपको एक्सपोज करके पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि है ना, ये सब्जेक्ट मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बता रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग पीछे से आए हो। आपको ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जैन पद्धति से हमारे परमात्मा ने केवल दृष्टि से क्या क्या देखा है ना, उसको जानना है। परमात्मा ने क्या देखा, मतलब एनवायरनमेंट क्या है, तत्व क्या है, जीव क्या है, नरक क्या है, देव क्या है। देवों की 4 प्रकार की व्यवस्था में चारों प्रकार के देवों का काम काज क्या है, त्रस जीव क्या है, एक जीव दूसरे जीव में कैसे जाते हैं। अगर हम त्रस जीव चाहे तो मनुष्य भव में आने के बाद ये सारा त्रस नाड़ी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये सारी सिस्टम बताई है परमात्मा। तो इतनी सारी चीजें जाननी है ना, तो ये शब्दों से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। जैसे मैं त्रस नाड़ी बोल देती हूँ तो त्रस नाड़ी का क्या क्या काम है, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ऐसे ही जवाब दे पाओ कि भाई त्रस नाड़ी है तो त्रस का मतलब समझ लो। तो जो चलते फिरते जीव जो एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं, वो उनका चलना फिरना, वही उसका चलना फिरना है। वे मनुष्य से देव में जा रहे हो, देव में से वो वापस नरक में जा रहे हैं। देव मर के नरक नहीं होता, देव में से वो वापस मनुष्य में आ रहा है, फिर वो नरक में जा रहा है। नरक मर के देव नहीं होता है, तो नरक वापस की रेंज में जाएगा, फिर मनुष्य में आएगा, फिर देव में जाएगा। तो ये सारा जो उनका आना जाना है, ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम त्रस जीव करेगा। तो त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही रहेगा।
ऐसा सिस्टम स्थावर जीव नहीं कर सकते क्या? स्थावर नहीं कर सकते। स्थावर जब उसका आयु पूरा होगा ना, फिर उसको अनुपूर्वी लेके जाएगी। जब उसका कहीं पे जाकर जन्म लेना है वो आएगी। और स्थावर में है ना, स्थावर में आपको नित्य निगोद मालूम होगा। कोई स्थावर जीव, कोई स्थावर जीव 14 राजलोक में जो ठास के भरे है ना निगोद के गोले, उसमें से कितने निगोद के गोले तो स्थावर जीव में भी नित्य निगोद होती है। वो तो वहां से निकलने वाले भी नहीं है। जो नित्य निगोद के जीव है जो 14 राजलोक में भरे हुए, वो तो वहां से बाहर निकलने वाले भी नहीं। ये सारा जब निगोद का प्रकरण आएगा ना, तब आपको सब मालूम पड़ जाएगा। स्थावर जीव का प्रकरण आएगा ना। हाँ साहब, शब्द का अर्थ त्रास से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए जो प्रयत्नशील हो सकता है उसका नाम त्रस जीव है। तो वो त्रस जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं। त्रस नाड़ी के सिवाय त्रस जीव नहीं रहते हैं। हाँ ऐसा है। हाँ, ये तो हो गया। बाहर तो जो स्थावर जीव है, स्थिर जीव है, वो दुख से बचने के लिए, त्रास से बचने के लिए, पीड़ा और दुख से बचने के लिए वो प्रयत्नशील नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको स्थावर कहा है। वो त्रस नाड़ी के बाहर रहते हैं और त्रस नाड़ी में भी रहते हैं। एक बात बताऊं, अभी मैं बताती हूँ। स्थावर, बाहर के स्थावर जीव जब ये धूप और जो पीड़ा सहन करते हैं, वो पीड़ा सहन करने से उनके कर्म में बदलाव आता है, घटता है। और पीड़ा सहन करने के कारण जब उनका एक गति से दूसरी गति में जाना होगा ना, आपको सकाम निर्जरा मालूम है, अकाम निर्जरा मालूम है। ये जब उनकी निर्जरा को खत्म करेंगे, वो बाद में फिर दूसरी गति में जाएंगे, तब वो स्थावर से निकल के त्रसनाड़ी में, जब उनका त्रसनाड़ी में जन्म लेना आएगा उनके भाग्य के हिसाब से, तब वो त्रसनाड़ी में आएंगे। और जो पीड़ा सहन करते हैं ना, व्यवहार राशि पे आएंगे। हाँ, बस वो सब टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्थावर जीव वहां से बाहर निकल के त्रस नाड़ी में आ सकते हैं और वहां से बाहर जा सकते हैं, लेकिन स्थावर जीव खुद नहीं जाते। इस चीज को भी समझो। स्थावर जीव को अनुपूर्वी, अगर उनको स्थावर जीव की वहां पे की आयु खत्म हो गई, तो अगर वहां से उनको नरक गति में जाना है तो नरकानुपूर्वी उसको लेकर वहां पर छोड़ देती है। स्थावर जीव खुद घूमते नहीं है। स्थावर जीव अपने आयु चौथा है ना, जब उनका आयु खत्म होता है ना, तब उसको जहां पे जाना है, जो गति में, वो अनुपूर्वी उसको लेके त्रस नाड़ी में प्रवेश कराएगी और उनको जहां पे जन्म लेना है वहां जाके छोड़ देगी। तो बाहर के स्थावर जीव इस प्रकार से अंदर जाएंगे। और ये सारा जब जीव का भेद आएंगे ना, तब हम समझेंगे। पर जो आपका क्वेश्चन था, शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा। मिल गया? ठीक है, चलो। अब कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? नहीं तो बंद करूं मैं, अभी सीधा सोमवार को मिलेंगे। 8 और 5 हो चुकी है। शायद किसी को नहीं है क्वेश्चन। ओके, फिर तो 8 और 5 हो चुकी है, तो अभी बंद करेंगे हम। जय जिनेन्द्र। सोमवार को मिलेंगे और सोमवार को इसका दूसरा पार्ट होगा, और उसकी मैं जैसे आज भेजी है वैसे ही आपको अभी कॉपी भेज दूंगी। ओके ओके, आप क्लियर आप पढ़ सकते हो। आप लैपटॉप में तो इसको बड़ा करके बहुत क्लियर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी, अभी पढ़ सकती हूँ मैं, अभी पढ़ा इतना। ठीक है, बस ऐसे ही करके मैं भेज दूंगी। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।